कहानी को आगे समझते हैं। मैं चुप हो गया। मुझे वे दिन याद हो आए जब मेरे लिए मलाई बचा कर रखता था। जब बदलू उसको बोलता है कि अरे लल्ला, आपको आम खाए बिना थोड़े ही जाने दूंगा, इतने टाइम बाद आए हो, तो लेखक चुप हो जाते हैं और वो पुराने दिनों को याद करते हैं कि जब बदलू उनके लिए मलाई बचा कर रखता था। गाय तो अच्छी है ना काका, मैंने पूछा। फिर लेखक उनसे पूछते हैं कि गाय कैसी है काका, अच्छी तो है ना। गाय कहाँ है लला, 2 साल हुए बेच दी, कहाँ से खिलाता। फिर बदलू उसको उत्तर देता है कि गाय तो अब है ही नहीं लला, उसको तो मैंने बेच दिया है, क्योंकि उसको मैं कहाँ से चारा वगैरह खिला पाता। इतने में रज्जू, उसकी बेटी, अंदर से एक डलिया में ढेर सारे आम ले आई। इतनी देर में रज्जू जो होती है उसकी बेटी बदलू की, वो एक डलिया भरकर आम ले आती है बाहर। यह तो बहुत है काका, इतने कहाँ खा पाऊंगा, मैंने कहा। फिर लेखक बोलते हैं, अरे काका, ये तो बहुत आम ले आए हो, इतना तो मैं नहीं खा पाऊंगा। वाह वाह, वो हंस पड़ा। शहरी ठहरे ना, मैं तुम्हारी उम्र का था तो इसके चौगुने आम एक बखत में खा जाता था। एक बखत मतलब एक टाइम में ही, एक बार में ही खा जाता था। तो बदलू उसको बोलता है कि अरे वाह वाह बेटा, तुम तो शहर के हो ना, इसलिए इतना सारा आम नहीं खा पाते। जब मैं तुम्हारी उम्र का था ना, तो मैं इससे चौगुना आम खा जाता था, एक टाइम पर ही। आप लोगों की बात और है, मैंने उत्तर दिया। फिर लेखक बदलू को आंसर देते हैं कि आप लोगों की तो बात और ही है काका। अच्छा बेटी, लला को 4-5 आम छांट कर दो, सिंदूरी वाले देना। देखो लला कैसे हैं, इसी साल यह पेड़ तैयार हुआ है। फिर बदलू अपनी बेटी को बोलता है कि लला को 4-5 आम अच्छे से छांट कर दो और सिंदूरी वाले देना। सिंदूरी एक मतलब आम का ब्रीड, मतलब आम का नाम होता है सिंदूरी। और फिर वो लेखक से बोलता है कि इसे खाकर देखो कि कैसे हैं, इसी साल पेड़ में ये हुए हैं, मतलब इसी साल ये पेड़ में उगे हैं। रज्जू ने 4-5 आम अंजलि में लेकर मेरी ओर बढ़ा दिए। आम लेने के लिए मैंने हाथ बढ़ाया तो मेरी निगाह एक क्षण के लिए उसके हाथों पर ठिठक गई। गोरी गोरी कलाइयाँ पर लाख की चूड़ियाँ बहुत ही फव रही थी। फिर रज्जू ने 4-5 आम अपनी अंजलि में लेकर लेखक को देने के लिए अपने हाथ बढ़ाए, तो आम लेने के लिए लेखक ने भी अपना हाथ आगे बढ़ाया और लेखक की जो नज़र थी वो एक क्षण के लिए तो उसके हाथों पर ही टिक गई। जो रज्जू थी उसके हाथ बहुत ही गोरे, उसकी कलाइयाँ जो थी बहुत ही गोरी गोरी थी और उसने लाख की चूड़ियाँ पहने हुई थी, जो कि उसके कलाई में बहुत ही सुंदर लग रही थी, फब रही थी, मतलब कि बहुत ही सुंदर लग रही थी। बदलू ने मेरी दृष्टि देख ली और बोल पड़ा, यही आखिरी जोड़ा बनाया था जमींदार साहब की बेटी के विवाह पर। 10 आने पैसे मुझको दे रहे थे, मैंने जोड़ा नहीं दिया, कहा शहर से ले आओ। बदलू जो था, जब लेखक उसकी बेटी की कलाई पर देख रहे थे लाख की चूड़ियाँ, तब बदलू की दृष्टि भी पड़ी और बदलू फिर बोलता है कि बेटा, यही आखिरी जोड़ा मैंने बनाया था, लास्ट जोड़ा जो मैंने बनाया चूड़ी का, लाख की चूड़ी का, ये वही था। जमींदार की बेटी की शादी थी ना, तब मैंने ये बनाया था। तो वो मुझे 10 आने में ये चूड़ियाँ खरीद रहे थे, तो मैंने उनको मना कर दिया कि मैं इतने कम दाम में इसको नहीं बेचूंगा। और मैंने फिर उनको कहा कि शहर से ले आओ, मैं नहीं दे रहा। मैंने आम ले लिए और खाकर थोड़ी देर पश्चात चला गया। मुझे प्रसन्नता हुई कि बदलू ने हार कर भी हार नहीं मानी थी। उसका व्यक्तित्व कांच की चूड़ियों जैसा न था कि आसानी से टूट जाए। फिर लेखक जो थे आम खा लेते हैं और थोड़ी देर के बाद वहाँ से चले जाते हैं और लेखक खुश होते हैं कि बदलू जो था उसका काम धंधा बंद हो गया था, फिर भी उसने हार नहीं मानी और उसका जो व्यक्तित्व था, उसका जो कैरेक्टर था, कांच की चूड़ियों जैसा नहीं था कि जो आसानी से टूट जाए, यानी कि जो आसानी से हार मान जाए। तो बच्चों, हमने आज इस कहानी में ये समझा कि मशीनी युग तो अच्छा है, आता है, उससे काम बहुत सरलता से हो जाता है, लेकिन इससे क्या होता है मशीनी युग आने से कि जो कारीगर होते हैं, जो हाथ से काम करते हैं, हाथ से कपड़े बनाते हैं, जो भी हस्तकला वगैरह होता है, उनका काम फिर बंद हो जाता है और ऐसे कारीगर जो क्या होते हैं वो फिर बेरोज़गार हो जाते हैं, जैसे कि इस पाठ में बदलू हो गया था मशीनी युग के आने से।